कहते हैं कि टूटी हुई तलवार से आप इतिहास बना नहीं सकते हैं और टूटी हुई कलम से आप इतिहास लिख नहीं सकते हैं। भारत की राजनीति में 2024 एक ऐतिहासिक चुनाव है। यह चुनाव इसलिए क्योंकि 2024 से पहले समूचा विपक्ष अब यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल देश में लोकतंत्र है ही नहीं, और लोकतंत्र जिसने खत्म किया उसका नाम लेने से भी वह चूक नहीं रहा है। संसद के भीतर हो या संसद के बाहर की स्थितियां हो, इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों की राजनीति को करने वाले छत्रपों की कतार ही क्यों ना हो, लेकिन जब लोकतंत्र घायल है तो हर कोई उसकी चपेट में आएगा। अब यह सबको समझ में आने लगा है। और 2024 में अगर हार गए या फिर कहीं के नहीं रहे तो फिर उसके बाद किसी भी बरस के किसी चुनाव को लेकर कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी नहीं जहां पर आप कह भी पाएं कि लोकतंत्र नहीं है। तो क्या 2024 एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जो 46 बरस पहले इस देश में 1977 में परिस्थिति बनी थी? उस वक्त इस देश के 20 राजनीतिक दलों ने अपने दलों के नाम छोड़ दिए थे। उन्होंने अपनी उस राजनीति को त्याग दिया था जिसके जरिए वह राजनीति साधते हुए खुद को मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त निशाने पर एक ही व्यक्ति था, उस वक्त निशाने पर एक ही मुद्दा था। उस शख्स का नाम इंदिरा गांधी था और जो मुद्दा वो इमरजेंसी का था। इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के खिलाफ खड़ी जनता पार्टी ने इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दलों में यह संदेश साफ तौर पर दिया, अपनी अपनी पार्टियों को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अपनी पार्टियों के साथ आप बने रहेंगे, खड़े रहेंगे तो फिर उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द उस वक्त इंदिरा गांधी की राजनीतिक तलवार चलेगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। हर किसी ने इस देश में राजनीति के एक नए चेहरे को जनता पार्टी के तौर पर देखा। यह एक अलग मसला है कि वह पार्टी टिक नहीं पाई, सत्ता बहुत जल्दी डगमगा गई, लेकिन मौजूदा वक्त में यानी 46 बरस बाद एक ही व्यक्ति है और एक ही मुद्दा है। व्यक्ति नरेंद्र मोदी है और मुद्दा लोकतंत्र का खत्म होना है। तो क्या पहली बार तमाम छत्रपों को यह समझ में आने लगा है, या फिर पहली बार विपक्ष के राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस को भी क्या यह समझ में आने लगा है कि अभी अगर वह एकजुट नहीं हुए और 2024 में अगर उन्होंने जिस मुकाम को हासिल करना चाहा है अगर नहीं कर पाए तो स्थितियां फिर 2029 भी भूल जाइए, क्योंकि अगर लोकतंत्र खत्म है तो फिर चुनावी जीत लोकतंत्र को लोकतंत्र कहने से कतराएगी नहीं। यानी जिसे लोकतंत्र विपक्ष नहीं मानता है, जनता के वोट कहेंगे लोकतंत्र तो यही है, और फिर सत्ताधारी पार्टी भी देश भर में इस मुनादी को कराने से चूकी गई नहीं कि दरअसल चुनाव के डर से और उसके हार के डर से ये कहते थे कि लोकतंत्र नहीं है। देखिए, जनता हमारे साथ खड़ी है, हम चुनाव जीत गए, और यही तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के इस मिजाज के भीतर अगर मुद्दों की फेहरिस्त देखें तो अलग अलग प्रांतों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु या कर्नाटक और केरल ही क्यों ना हो, हर जगह पर छत्रपों की मौजूदगी उनकी अपनी राजनीति के आश्रय चलती है। और वह मुद्दा गौण हो जाएगा जो इस दौर में कह के हर कोई खुले तौर पर चूक नहीं रहा है कि लोकतंत्र तो है नहीं। यानी उस मुद्दे के इर्द गिर्द विपक्ष को एकजुट होना है। और क्या विपक्ष यह समझने लगा है? इस समझ का जिक्र हम करें उससे पहले एक तस्वीर आज आपको दिखलाना चाहते हैं। यह तस्वीर इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है कि दरअसल एक वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आपको कहीं दिखाई नहीं दिए, और जब दिल्ली के डिप्टी सीएम को जेल हुई उस वक्त भी कांग्रेस खुलकर नहीं बोल पाई। लेकिन आज पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर जब नारे लगाते हुए सांसदों और विपक्ष के सांसदों की टोली निकली तो उसने खुले तौर पर नारा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगा रहे हैं, और उसके पीछे कांग्रेस के तमाम नेताओं की कतार और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल भी उसी के सुर में सुर मिला रहे हैं। यह सियासत का एक नायाब मोड़ है। लेकिन पहले आप इसे सुनिए। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो इस तस्वीर और इन नारों को अपने जहन में रखिए, क्योंकि 2024 में अगर यही नारों की आवाज राजनीतिक मुद्दे के तौर पर लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द घुमड़ने लगी तो फिर विपक्ष का कोई नेता और उसकी कोई पार्टी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि एकजुटता के बीच हर किसी को अपने दल को छोड़ना होगा, अपनी नेतागिरी को त्यागना होगा, राज्यों के मुद्दे दफन करने होंगे, और जो लंबी फेरिस्त लोकतंत्र को लेकर मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ संसद के भीतर बाहर लगातार खड़ी की जा रही है, उस दायरे में तमाम मुद्दों को उभारना होगा। क्योंकि एक झटके में 2019 के चुनाव के परिणामों को भी अगर आप परखेंगे तो जितने वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिले उससे कहीं ज्यादा वोट विपक्ष के तमाम बिखरे हुई पॉलिटिकल पार्टीज को मिले। क्या वाकई ये मैथमेटिक्स इतना आसान है? आसान नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए बिहार जाते हैं तो वहां वह करप्शन का मुद्दा उठाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाति का मुद्दा उठेगा, बंगाल में जाति का मुद्दा भी, करप्शन का मुद्दा भी, नारदा शारदा भी और 80-20 भी उठेगा, और तमाम प्रांतों में ऐसी परिस्थितियां हैं। यानी मुद्दों को अगर एक साथ लाकर खड़ा करना है तो विपक्ष को 2024 के चुनाव के लिए अपनी उस राजनीतिक जमीन को खत्म कर देना होगा, दफन कर देना होगा, जहां पर जिस जमीन पर वह राजनीति करती है वहां के मुद्दे खड़े नहीं हो पाए। क्योंकि दूसरी तरफ पहली बार
लोकतंत्र के इर्द गिर्द घुमरते मुद्दों की फहरिस्त इतनी बड़ी है, उसमें सिर्फ अडानी और मोदी का जिक्र नहीं है, बल्कि इस फहरिस्त को अगर टटोलना शुरू कीजिएगा तो बैंकों का कंगालीपन आएगा, इस देश के पीएसयूज का बेचना आएगा, इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स कैसे माफ किया गया यह भी उभर कर आएगा, कोर सेक्टर और खेती तक कॉर्पोरेट के हवाले कर दी गई, बेरोजगारी उफान पर रही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे चला गया, ब्लैक मनी पे आपने ध्यान देना बंद कर दिया, कर्ज लेकर भागने वालों की तादाद बढ़ती चली गई और हमारी जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई, यहां तक कि देश छोड़ने वालों की तादाद जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बताती है वह भी कहती है बीते 9 वर्ष में मैक्सिमम लोग चले गए। यानी इस देश के भीतर धंधा यानी बिजनेस करने का भी माहौल नहीं, या वहां पर भी करप्शन है। इस देश का हायर एजुकेशन सिस्टम तहस नहस हो गया क्योंकि इस देश में ध्यान नहीं दिया गया। और इस परिस्थिति के भीतर पीएफ पुराना दे कि नया दे, विदेश नीति और विदेश नीति के इर्द गिर्द सवाल सिर्फ चीन का नहीं बल्कि अपने मित्र कॉर्पोरेट को मदद करने के लिए विदेश नीति की दिशा में बढ़ते हुए कदम इस देश में चल रहे हैं। क्या सेना का उपयोग कैसे होगा, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, नेशनलिज्म और उसके आश्रय हिंदुत्व कैसे चलेगा, सीएएनआरसी जैसे वक्तव्य भी इस देश में जुमलों में तब्दील हो गए। और तो और इस देश की परिस्थिति में जो जासूसी हो रही थी, जो राफेल की डील हुई, अगर उन मुद्दों के इर्द गिर्द 2024 के चुनाव को ले जाना है तो राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक जमीन को त्यागना होगा। और इसका असर कैसे किस रूप में होगा, हमें लगता है कि आज 2019 के चुनाव के रिजल्ट को ही जरा बेस बनाकर परखने की पहले मैथमेटिकल एस्पेक्ट में समझे, उसके बाद मुद्दों के हिसाब से चीजों को परखना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी को 2019 में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, उसके इर्द गिर्द कोई राजनीतिक दल नहीं था, कांग्रेस थी जिसको 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले थे। यानी एक लिहाज से बीजेपी 23 करोड़ तो कांग्रेस 12 करोड़। अब सवाल है, इतने बड़े गैप को पाटने के लिए हमें लगता है कि आज तमाम नेता अगर वो सारी चीजों को छोड़ रहे हैं, जैसे आज नारे लगाते हुए एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और सबकी जुबान पर जिक्र इस बात का है कि मोदी सत्ता ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और इसका डंका देश में नहीं विदेश में भी पीटा जा रहा है, तो देश के भीतर यह मुद्दा कैसे बनेगा? और इस मुद्दे के इर्द गिर्द अगर राजनीतिक दिशाएं सबकी अलग अलग होगी तो फिर इस मुद्दे का क्या मतलब बचेगा और विपक्ष 2024 के बाद कहां पर जाएगा कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में पहले मैथमेटिक्स यानी वोटों के आश्रय, अब आप समझिए विपक्ष के वह नेता जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े और कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी 2019 में, अगर उनके वोटों को जोड़ दिया जाए तो यह जो 23 करोड़ के बीजेपी के वोट हैं वह एक झटके में कम हो जाएंगे इस पूरे विपक्ष के एस्पेक्ट को लेकर, क्योंकि इसकी तादाद हो जाएगी 24 करोड़ के से ज्यादा हो जाएगी। इसको और सिलसिलेवार तरीके से समझिए, कांग्रेस को वोट 12 करोड़, ममता बनर्जी को वोट लगभग 2.5 करोड़ वोट, मायावती को 2 करोड़ 22 लाख वोट, अखिलेश यादव को वोट 1 करोड़ 56 लाख, उद्धव ठाकरे को 1 करोड़ 28 लाख, चंद्रबाबू नायडू को 1 करोड़ 25 लाख वोट, शरद पवार को 85 लाख वोट, चंद्रशेखर राव यानी टीआरएस यानी बीआरएस यानी तेलंगाना 76 लाख वोट, तेजस्वी यादव 66 लाख वोट, बादल परिवार यानी अकाली दल 37 लाख वोट, देवगौड़ा यानी 34 लाख वोट, केजरीवाल यानी 27 लाख वोट, हेमंत सोरेन यानी 19 लाख वोट और आरएलडी यानी लगभग 14.5 लाख वोट। अगर इन सारे वोटों को जोड़ते हैं इतनी पॉलिटिकल पार्टीज, नेताओं को ध्यान रखिए, ममता, मायावती, अखिलेश, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव, बादल, देवगौड़ा, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और आरएलडी यानी अजीत सिंह पार्टी के जो उनके बेटे अब संभाले हुए हैं, इनके